Welcome प्यारे बच्चों. Today's our topic will be spectrochemical series. तो प्यारे बच्चों, कल आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रैक्टिस करी है. तो उसमें हमने हर केस को डिस्कस किया था. ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर भी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी. तो प्यारे बच्चों, अब नया टॉपिक है तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एक तुमने इससे पहले पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो प्यारे बच्चों, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर उसकी हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो क्या रहेगा बच्चों? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उसके अंदर था उनको रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ था. प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है. देखिए प्यारे बच्चों, जैसे CO लिगेंड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. इससे वीकर है CN. जैसे CN और CO सबसे स्ट्रॉन्ग आते हैं, और इनके बारे में मैंने पहले बताया है, दे ऑलवेज पेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द d ऑर्बिटल. प्यारे बच्चों, इसके बाद आ जाता है जैसे कि NO2, फिर ये आ जाता है तुम्हारा CN तो आ चुका है बच्चों. फिर आ जाता है इसमें EN, इथेन 1,2 डाइमीन. फिर प्यारे बच्चों ये आ जाता है अमोनिया. अमोनिया के बाद प्यारे बच्चों फिर आ जाता है वाटर. वाटर के बाद आ जाता है फ्लोरीन. फिर आ जाता है क्लोरीन. फिर आ जाता है ब्रोमीन. और फिर आ जाता है आयोडीन. तो प्यारे बच्चों, याद करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये वीक लिगेंड्स हैं, ये वीक हैं. और प्यारे बच्चों, ये कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग हैं. तो याद करने वाली बात होती है, CO स्ट्रॉन्ग है, CN भी स्ट्रॉन्ग है. और प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कैसे हैं? दीज आर द वीक लिगेंड्स. ये कभी पेयरिंग नहीं करते हैं और ये ऑलवेज पेयरिंग करते हैं. तो इनके बीच में ये है, अगर आप कुछ फॉरगेट कर जाते हो, मिस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस लिगेंड्स कुछ 5-7 याद करिए. जैसे तुम्हें ये याद है, ये याद है, तो इनको लिख दीजिए CO, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बस इस तरीके से तुम्हारी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडी हो जाती है. तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों? इट इज द सीरीज ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. तो यहाँ लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है ये लिगेंड स्ट्रेंथ. ये लिगेंड स्ट्रेंथ के बारे में है. मीन्स ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, या कहें इस साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस साइड से ऐसे चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा. तो प्यारे बच्चों, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है. इज अरेंज द लिगेंड्स. प्यारे बच्चों, एक NO2 का क्वेश्चन है NCERT का. तो NO2 की पोजीशन जस्ट इनके बाद आती है. ये एक NCERT में क्वेश्चन बनेगा, उसमें हेल्प करेगा NO2 की पोजीशन. ये NCERT में नहीं गिवन है, लेकिन NCERT के क्वेश्चन में मेंशन है. तो इसको भी फोकस करना कि CO और CN के बाद NO2 यहाँ पे आता है. तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है लिगेंड्स की, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बच्चों इनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, इस पे डिपेंड करती है बच्चों. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये एनर्जी है, इसको डेल्टा नॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ये देखिए. तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे. अब इससे अगली थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी. उसमें इनके बारे में, लिगेंड्स के बारे में और क्लियर हमें समझ में आएगा.
देखिए प्यारे बच्चों, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, वो क्या कहती है? ये थ्योरी बताती है कि इसने क्या मान लिया, सेंट्रल मेटल को पॉजिटिव चार्ज सपोज किया है, इसने लिगेंड को नेगेटिव चार्ज सपोज किया है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, सो देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये इसका पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल है द पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड है द नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो प्यारे बच्चों, इस फोर्स से क्या होगा, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स से क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं और जो सेंट्रल मेटल है, देखिए जब फोर्स लगेगी तो जो इसके ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल के, जो डी के ऑर्बिटल्स हैं प्यारे बच्चों, वो उनमें जो है इफेक्ट आएगा, एंड दे विल शो देयर डिफरेंट एनर्जीज। ड्यू टू दिस फोर्स, splitting of d orbitals take place, splitting of d orbitals take place, d ऑर्बिटल की जो है स्प्लिटिंग वहां पे हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि d के ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इक्वल होती है ऐसे, लेकिन इस फोर्स के आने से ऐसे हो जाता है कि कुछ d नीचे रह जाते हैं, कुछ d ऊपर चले जाते हैं। देखिए ये एनर्जी में गैप आ जाता है, some d had the lower energy and some d had the higher energy. All the d orbitals are not have the same energy. These are not degenerate orbitals, they become non-degenerate, means इनकी एनर्जी जो है अब चेंज करती है, तो यहाँ पे गैप बनता है, ये इसने बताया। अब जितना ज्यादा गैप होगा, जो ये गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं CFCE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जितनी ग्रेटर होगी बच्चों, जितनी ग्रेटर होगी उतना ही हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बताया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने। अब देखिए, जो ये बता रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है, जैसे ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस कर रही है, लिगेंड की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नहीं बताती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, नॉट बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन बन जाती है कि इट डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। तो प्यारे बच्चों, मैं ये अब ये तो थे इसके पोस्टुलेट्स, इसके पॉइंट्स, मींस इसने क्या बताया मेनली। अब देखेंगे कि इसको जो है किस तरीके से इसका यूज किया गया और इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका फर्स्ट केस। इसके दो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो पहला है प्यारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल, कि ऑक्टाहेड्रल को एक्सप्लेन किया इसने। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्वेश्चन आता है कि मेक दी ऑक्टाहेड्रल डायग्राम फॉर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, नीट एंड लेवल डायग्राम फॉर 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये है ऐसे। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, ये d के 5 ऑर्बिटल है, दे हैव द सेम एनर्जी, लेकिन प्यारे बच्चों इनकी जो एनर्जी है वेरी करती है, वेरी इन द सेंस सम हैज द लोअर एनर्जी एंड सम हैज द हायर एनर्जी। मींस अगर इनका एवरेज कुछ देखें तो यहाँ पे कुछ बन जाता है ऐसे, अगर इनका एवरेज देखें एनर्जी का। तो प्यारे बच्चों, जो ये डी के अंदर गैप आया है,
दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं प्यारे बच्चों, इनके नेम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। प्यारे बच्चों जो डिफरेंट हैं वो ऊपर चले गए हैं, जैसे इसका नेम है डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, और ये है प्यारे बच्चों डी जेड स्क्र। तो ये यहां पे शिफ्ट हो गए और ये यहां पे, इस तरीके से देयर इज ए गैप। ये एक डिफरेंट बात यहाँ पे नजर आई है कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो फोर्स लगती है, और फोर्स से उसके ऑर्बिटल की जो पोजीशन है एनर्जी की, दैट वेरीज एंड दे क्रिएट द गैप। तो प्यारे बच्चों आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो गैप है, जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ है, दैट आल्सो डिपेंड ऑन दिस गैप। If this gap is higher, then ligand will be strong. जैसे CO और CN के अंदर ये गैप हाई होता है। तो प्यारे बच्चों ये था लेवल डायग्राम फॉर दी ऑक्टाहेड्रल। अब इनके नेम भी रखे हुए हैं। जैसे प्यारे बच्चों जो नीचे वाला है इसको नेम दिया है T2G के नाम से, T2G, और जो ऊपर वाला जो लेवल है इनका, इनको दिया है EG के नाम से। ये जो G वर्ड है ये ऑक्टाहेड्रल में यूज किया जाता है। जैसे हम टेट्राहेड्रल स्टडी करेंगे बच्चों, वहां पे G का यूज नहीं होगा, वहां पे T2 एंड E इस तरीके से यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए इसकी एवरेज लाइन कहां पे आई, ये आई। तो एवरेज लाइन अगर हम इस पूरे पार्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल 5 पार्ट्स हमने इसके बीच के, तो यहां पे कितने पार्ट्स आएंगे बच्चों, यहां पे आएंगे 2/5, 2/5, और प्यारे बच्चों ऊपर कितने आएंगे 3/5, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इनका एवरेज जो लाइन है वो टुवर्ड 3 रहेगी। 3 ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, जो एवरेज लाइन है वो टुवर्ड 3 रहेगी। तो 2 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट यहाँ। अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो ज्यादा नंबर है जिनका, तो एवरेज उनकी तरफ ही फिक्स स्लाइड करता है, तो एवरेज विल बी टुवर्ड दिस। अगर ये बिल्कुल 3 and 3 होते तो प्यारे बच्चों अगर फिर उसके 6 पार्ट बनाते तो 3/6 3/6 हो जाता। बट अब क्या है इसके इसमें जो है ये डिस्टेंस कम है, 2/5 है, और ये कितना है 3/5 है। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.4 है ये, और इसको 0.6 लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान दिया जाता है कि जो लोअर पार्ट है उसको नेगेटिव सपोज करते हैं, और जो अपर पार्ट है उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्यारे बच्चों पहले ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अब कंप्लीटली, देन दे विल जंप इन अपर। अगर ये गैप लो है देन 1 1 1 1 1। अगर गैप मोर है प्यारे बच्चों तो पहले यहां पे रिंग होगी, देन दे विल जंप इनटू द अपर। तो प्यारे बच्चों इनकी अगर एनर्जी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी इनकी क्या बनेगी, तो जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो CFE के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए ये कितना लिया है, ये 0.4 लिया है, ये कितना लिया है 0.6 लिया है। तो प्यारे बच्चों जो 0.4 है ये माइनस में है, और इस एनर्जी को कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्यारे बच्चों जो दूसरी एनर्जी है ऊपर वालों की, अपर की, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी है ये, और कितने इलेक्ट्रॉनों की है, इतने इलेक्ट्रॉनों की है। प्यारे बच्चों ऊपर वाली प्लस की है और ये इतनी है। अब इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे आएगी, फिर उन दोनों का यहाँ पे सम कर देंगे।
दिस विल बी द टोटल एनर्जी शोन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके की एनर्जी भी वो पूछ सकते हैं, तो यू मे कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सिस्टम ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब सेम ऐसा ही सिस्टम पढ़ते हैं हम टेट्राहेड्रल के लिए। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 टेट्राहेड्रल का है। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है बच्चों, ये अपोजिट हो जाता है। मींस 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल नीचे थे, इसमें क्या रहेंगे 2 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे और 3 ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जो एवरेज लाइन रहेगी दैट विल बी टुवर्ड 3। तो ये जो एनर्जी रहेगी ये रहेगी अब 2/5 और ये रहेगी 3/5। ऊपर वाले का नेम T2G था, इसमें T2 है। नीचे वाले का नेम क्या था बच्चों, ये T2 है और इसका नेम क्या है EG है, T2 एंड EG। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है चेंज आया है। 3 जो है अपर साइड चले गए हैं और 2 जो है लोअर साइड में चले गए। तो प्यारे बच्चों, इनको क्या बोल रहा है, जैसे जो 3 वाले थे वो हमारे क्या थे, 3 वालों को T2G बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनको T2 बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, EG बोलेंगे। ये जो अपर है, अपर वाला जो पार्ट है 2/5 है। तो प्यारे बच्चों, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है। नीचे वाले पार्ट को माइनस लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट को प्लस में राइट करते हैं। अब इनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सेम वे से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 4। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वी विल मल्टीप्लाई दिस। फिर उनका अगर ऊपर अपर वैल्यू आ जाती है +2, नीचे वाली वैल्यू आती है -6, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बनेगा -4। तो ये एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो टेट्राहेड्रल में क्या चेंज आया, डीके है, जो स्प्लिटिंग हुई, ये आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। तो दिस इज द CFC, टोटल CFC वैल्यू CFSC। तो ये टोटल CFSC कैसे कैलकुलेट होती है ये मैंने पहले ही बताया था, और अब इसके तरीके से हम यूज करेंगे। पहले यहाँ पे 2/5 था, यहाँ 3/5 था, अब ये भी अपोजिट हो गया, मीन्स सब कुछ अपोजिट हो गया इसमें। प्यारे बच्चों बिल्कुल रिवर्स हो गया सब कुछ। तो रिवर्स के तरीके से यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अगर हम इसमें स्क्वायर प्लेनर का केस लेते हैं प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, जो जेड वाले हैं वो सारे नीचे आते हैं, ठीक है, फिर एक्स वाले आते हैं बाद में। वो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो इतना ही फोकस रखिए विच इज इन आवर सिलेबस। तो प्यारे बच्चों, उसका जो मेथड है वो इससे डिफरेंट है कि उसमें जैसे एक्स वाले पहले अलग तरीके से आएंगे, फिर जेड जिसमें आता है वो बाद में आएंगे, ठीक है। एक्स वाले अलग रहेंगे, जेड वाले इसमें अलग रहेंगे। जैसे DXZ DZ स्केयर, ये दोनों जो है अलग एनर्जी शो करेंगे। DXY DXZ DXY DXY और DX स्केयर Y स्केयर, ये जो X वाले हैं ये अपनी एनर्जी को अलग शो करेंगे और Z वाले एनर्जी शो करेंगे अलग। तो वो रहेगा स्क्वायर प्लेनर के अंदर। स्क्वायर प्लेनर हमें याद नहीं करना है, विल नॉट फोकस ऑन दैट। तो प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल तुमने याद रखा, टेट्राहेड्रल बिल्कुल अपोजिट है, बस इसमें G का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये EG था तो इसमें E हो गया, ये T2 है तो T2G नहीं T2 बोलेंगे बस। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी।
अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई निकल है, ये इसके साथ कोई लिगेंड है, इस तरीके से। अगर स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, मीन्स इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको जोड़ के बना के भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए निकल के साथ एक NH3 आया, प्यारे बच्चों उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, ये बन गया, इसके साथ ये बना। तो अब क्या होगा, अब ये जो निकल NH3 है, इसके कांटेक्ट में एक और NH3 आया, तो प्यारे बच्चों ये कंटिन्यू है। अब निकल NH3 4 ट्वाइस, अब ये 2 टाइम बन गया प्यारे बच्चों। निकल यहाँ पे आयन है तो मैं +2 शो करता रहूँगा, इसमें +2 शो करता रहूँगा। देखिए अब इसमें निकल NH3 ट्वाइस है, इसमें एक NH3 और ऐड हो गया, तो फिर क्या बनेगा, निकल NH3 थ्राइस। अब प्यारे बच्चों निकल NH3 थ्राइस में एक और अमोनिया ऐड हो गया, और ये फिर क्या बन गया, निकल NH3 4। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों देखिए एक एक करके लिगेंड्स इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है। ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसका नेम K1 है बच्चों, इसका नाम K2 है, और यहाँ पे K3 है, और यहाँ पे ये K4 है। प्यारे बच्चों अगर हम ओवरऑल देखें K किसके इक्वल होगा, तो K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4 ये रहेगा। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे राइट करें बच्चों, तो वो इनका ओवरऑल रहेगा। और उसमें क्या होगा, जैसे कि देखिए अगर इसको ये लिखता हूँ K1, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, इसमें इसका प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें ये पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट नीचे है, इसमें ये वाला पार्ट ऊपर है, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए फिर इसमें जो ये पार्ट है इसका, इसमें अगले में ये पार्ट चला गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका ये पार्ट है प्यारे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम K1 K2 K3 K4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट में ये लास्ट वाला निकल NH3 4 +2 डिवाइड में क्या बचा बच्चों, निकल बचा और ये अमोनिया बचे, सारे अमोनिया बचे हैं, तो यहाँ पे 4 अमोनिया है। तो जो 4 अमोनिया होते हैं, ये 4 कहाँ चला जाता है, इनका कोफिशिएंट में जाएगा, कोफिशिएंट जो है पावर में जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, बात हो रही थी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की, तो प्यारे बच्चों जो इसको ये कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को K ना लिख के जो है इसको बीटा से डिनोट करते हैं, मींस बीटा इज अ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी मींस ये अपर वैल्यू ग्रेटर होगी। देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उसको हम वाटर में ऐड कर दें तो जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है ये ब्रेक नहीं होता है, इट विल नॉट ब्रेक इन वाटर। यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि चलो कुछ तो ब्रेक होगा, 1%, 2%, 0.1% कुछ ब्रेक होगा। वो कितना ब्रेक हो रहा है, 0.1% ब्रेक हो रहा है या 1% ब्रेक हो रहा है,
दैट विल टेल द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मान लीजिए एक में 5% ब्रेक हो रहा है और दूसरे में 1% ब्रेक हो रहा है, तो 5% वाला जो ब्रेक डाउन शो कर रहा है वो कम स्टेबल है, दैट इज लेस स्टेबल। जो 1% ब्रेक हो रहा है दैट इज मोर स्टेबल। प्यारे बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ बीटा से हम बता सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द बीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका अपोजिट कर दें हम, इस कांस्टेंट को अपोज कर दें, मीन्स हमने कॉम्प्लेक्स बनाया ही, उसको एक एक करके लिगेंड निकालते रहे, इसमें से ब्रेक करते रहे, मीन्स में इसको अपोजिट लिख दूं। देखिए ये निकल ऊपर लिखा मैंने और अमोनिया की कंसंट्रेशन ये ऐसे लिखी और यहाँ पे निकल अमोनिया और ये 4 टाइम +2 ऐसे लिखा, अपोजिट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर इसकी वैल्यू हाई होगी फिर ये बन जाता है हमारे लिए इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ये इनस्टेबिलिटी को बताएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ब्रेक डाउन की है, मींस दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, मींस ब्रेक डाउन इज मोर। इफ दिस वैल्यू इज लेस, इट्स वैल्यू इज लेस, मींस ब्रेक डाउन इज लेस। तो प्यारे बच्चों, ये क्या बताता है? टेल द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट Ki। तो प्यारे बच्चों, Ki और K का आपस में क्या रिलेशन है? यानी कि बीटा का और K इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्या रिलेशन है? तो प्यारे बच्चों, बीटा इक्वल टू 1/Ki इनवर्सली है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं Ki की वैल्यू अगर 10 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों 1/10 होगी। Ki की वैल्यू अगर 10 होगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। तो इस तरीके से अगर बीटा की वैल्यू हाई होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी, बीटा की वैल्यू लो होगी तो स्टेबिलिटी लो होगी। और प्यारे बच्चों, यही काम स्टेबिलिटी हम Ki से बता सकते हैं। इट इज अ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो लेस स्टेबल है, इसकी वैल्यू लो होगी तो दैट विल बी मोर स्टेबल। तो प्यारे बच्चों, ये था डी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। एंड कल हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग्स कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एक मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, एंड द यूनिट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से रीड करिए इसको। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। एक तो आइसोमर जितने हैं वो नहीं पढ़ने हैं, एक इनके एप्लीकेशन पार्ट, जो एप्लीकेशन दी हुई है यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों, ये 2 टॉपिक इस सिलेबस में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द टाइम फॉर यू ओनली, मीन्स this time the study depend only on student, not depend on teacher. If they will effort, they will get more. आगे देखिए +2 के बाद जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो उसमें मार्क्स नहीं देखे जाएंगे +2 के बिल्कुल भी, वहां पे आपकी नॉलेज देखी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से सीखिए और अच्छे से +2 के बाद अपना एग्जाम दीजिए ताकि अच्छा कॉलेज तुम्हें आगे मिले एंड यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। तो ऑल द बेस्ट बेटा, लगे रहो। थैंक यू।